स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे होने वाली है, विच इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर में भी हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट सैंक्शंस, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है और हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं कि क्या आर्थिक प्रतिबंध रियली इफेक्टिव है आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। हाउ इफेक्टिव आर दीज इकोनॉमिक सैंक्शंस, यही होगा हमारे डिस्कशन का थीम। एंड देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि ये डिस्कशन हो क्यों रही है, क्योंकि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 से ही, और रशिया के ऊपर वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों के बावजूद अभी भी युद्ध चल रहा है। अब मैं कहूंगा ऑल दो हमारी डिस्कशन प्रिडोमिनेंटली रशिया के बारे में नहीं होने वाली है, बट इन जनरल हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस को एनालाइज करने वाले हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर इफेक्टिव होने हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, और साथ ही साथ हम लोग एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देंगे इकोनॉमिक सैंक्शंस का, और डिस्कशन एंड करेंगे एक वे फॉरवर्ड के साथ, यानी कि आने वाले समय में क्या आर्थिक प्रतिबंध आर्म्ड वॉरफेयर को रिप्लेस कर सकते हैं क्या। यानी कि अब समझ लीजिए, मुझे किसी एक पार्टी का बिहेवियर रेगुलेट करना है, फॉर इंस्टेंस से रशिया, मेरी और रशिया की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और रशिया की बिहेवियर को मैं रेगुलेट करना चाहता हूं। तो एक तो ऑप्शन होगा डायरेक्ट लड़ाई कर लो, राइट। लेकिन लड़ाई करने में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो उससे बेटर सोल्यूशन होगा, क्या मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं, आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा तो क्या मैं किसी देश का बिहेवियर रेगुलेट कर सकता हूं। इसी के ऊपर हम लोग जवाब देने वाले हैं इस डिस्कशन के अंत में। आई होप कि आपको इस डिस्कशन का थीम पता चल चुका है। इट इज बेसिकली डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक सैंक्शंस। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम आ रहा है सिप प्लस आपके लिए, स्पेशली जो लोग 2023 की एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। प्रीलिम्स आपकी आ रही है, मई 2023 में आपकी प्रीलिम्स है। आई होप कि आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया होगा, एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, और आप सोच रहे होगी प्रीलिम्स के लिए मैं तैयारी कैसे करूं, मुझे रिवीजन करना है। दिस इज द आंसर फॉर यू, क्योंकि सिप प्लस प्रोग्राम में हम लोग केवल 90 दिनों में, ओनली इन 90 डेज, हम लोग आपकी रिवीजन करा देंगे फॉर प्रीलिम्स। यहां पे आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, जल्दी से आप नोट्स रेफर करके एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। 3,000 3,500 मैं कहूंगा 3,500 से भी ज्यादा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टिप्स ट्रिक्स आपको मिलेगी, प्रीलिम्स के लिए किस तरह की चीजें जरूरत पड़ती है, सारी चीजें आप समझोगे इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से। डू नॉट मिस आउट अगर आप 2023 की अटेम्प्ट जरूर कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए डू यूज द कोड राहुल लाइव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये सैंक्शंस क्या होते हैं। देखिए सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध, ये आपको जानना है। मैं आर्थिक प्रतिबंध के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल सैंक्शंस मींस प्रतिबंध होते क्या है। ये एक टूल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, जहां पे मैं किसी दूसरी पार्टी का जो बिहेवियर होगा या फिर कोई टारगेट पार्टी होगी, उसके प्रति उसकी डिसीजन मेकिंग को मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, उस चीज के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं सैंक्शंस को। और बहुत सारे केसेस में हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, यानी कि मुझे मिलिट्री वॉरफेयर नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, बट लड़ाई किए बिना मैं कैसे दूसरी पार्टी के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता हूं। तो बहुत बार ये एक्शंस होते हैं। अब दो पार्टी हुए, एक तो मैं हुआ, एक तो दूसरी पार्टी हुई, मुझे दूसरी पार्टी के बिहेवियर को रेगुलेट करना है, तो ये एक यूनिलैटरल एक्शन मैं लूंगा उसके खिलाफ कि उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाऊंगा। तो यूनिलैटरल एक्शन है सैंक्शन, जब मैं किसी दूसरे स्टेट को, अगर वो इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। अब ये यूनिलैटरल एक्शन हो गया। इट कैन बी पार्ट ऑफ ग्रुप ऑल्सो, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार यूनाइटेड स्टेट्स इंडिविजुअली प्रतिबंध लगाता है, उसके खुद के प्रतिबंध, या फिर एज अ पार्ट ऑफ नेटो, या फिर एज अ पार्ट ऑफ अदर ग्रुप, या फिर इट कैन ऑल्सो बी थ्रू यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो, ठीक है। सैंक्शंस, अब सैंक्शंस किस तरह के होते हैं। देखिए सैंक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। सैंक्शंस होते हैं जहां पे मैं डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दूंगा, मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारे देश में मेरी कॉन्सुलेट नहीं रहेगी, तुम्हारे देश में मेरे लोग नहीं आएंगे, तुम्हारे देश के साथ मैं अपने स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं रखूंगा, कोई कोई दूसरे संबंध नहीं होंगे, जैसे कि बॉयकॉटिंग द अदर कंट्री फ्रॉम स्पोर्ट्स इवेंट्स फ्रॉम एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है सैंक्शंस में, लेकिन सबसे इफेक्टिव सैंक्शन होती है विच इज कनेक्टेड टू इकोनॉमी, यानी कि जो पैसों से जुड़ी हुई सैंक्शन है वो सबसे इफेक्टिव सैंक्शन कही जाती है। कोएर्सिव डिप्लोमेसी का ये टूल है, राइट, क्लियर।
सैंक्शंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि सैंक्शंस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब है अलग अलग थीम्स हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शन एक सबसेक्शन है जो काफी इफेक्टिव है। और यही है हमारी आज की थीम का डिस्कशन। आज हमारा जो बिग क्वेश्चन है आज का वो ये है कि किसी भी स्टेट को अगर मैं रेगुलेट करना चाहता हूं जो स्पेशली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर रहा है, जो इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन कर रहा है, उसको मैं कैसे टैकल करूं, यही हमारा सवाल का जवाब है। अब इसके कुछ कुछ एवेन्यूज हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कलेक्टिव सिक्योरिटी एक मॉडल होगा कि भैया सभी लोग मिलकर उस पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर रोक लगाए, लड़ाई हो एटसेट्रा, या फिर कलेक्टिव डिफेंस का भी मॉडल है जैसे कि नेटो का मॉडल है। अब इन दोनों मॉडल्स में भी क्या होगा, वॉरफेयर यानी कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस का इस्तेमाल मुझे नहीं करना है। ऑल्दो कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल में भी मैं सैंक्शंस लगा सकता हूं, लेकिन दोनों मॉडल में भी क्या होगा कि एक दूसरी पार्टी का अगर बिहेवियर मुझे रेगुलेट करना है तो मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कि नेटो की तरफ से। आर्म्ड वॉरफेयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, लेकिन देयर इज अनदर ऑप्शन थ्रू दिस ऑल्सो यूनिलैटरल ऑल्सो, समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक सैंक्शंस, और इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली। और ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन है ये कोई नया टूल नहीं है, आपको ध्यान रखना, ये कोई नई चीज नहीं, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर आप इंडियन डिप्लोमेटिक जो हमारे राइटिंग्स है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी डिप्लोमेसी के टूल दिए हुए, साम दाम दंड भेद बताते हो। अब ये जो दाम है ये है क्या, व्हाट इज दिस दाम, राइट? दाम इज अगेन कनेक्टेड टू मनी, दाम इज कनेक्टेड टू मनी इटसेल्फ, कि आप इकोनॉमी को, पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो टू रेगुलेट द बिहेवियर। तो ये बहुत पहले से, इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। अगर हम लोग मॉडर्न एरा की बात करें, मॉडर्न एरा में आपको याद होगा, मॉडर्न या फिर मिडीवल टू मॉडर्न ट्रांजिशन में नेपोलियन ने इस्तेमाल किया था इस टूल को। नेपोलियन ने कहा कि मैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाऊंगा, कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रिटेन के साथ कोई ट्रेड नहीं रखेगा। तो इस तरह की चीजें बहुत पहले से इस्तेमाल करती हुई आ रहे हैं, लेकिन आजकल के जमाने में, मैं कहूंगा आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर मैं कहूंगा इसकी जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत अलग अलग है। और आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां पे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है, उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस का क्या रोल है, इसे हमें और समझने की जरूरत है। देखिए, इसके बारे में वुड्रो विल्सन ने भी बताया था, यानी कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में या फिर 2 डेकेड्स के बाद जब हम लोगों ने देखा लीग ऑफ नेशन बन रही थी, वुड्रो विल्सन उस समय पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, और लीग ऑफ नेशन में उन्होंने ये भी कहा था कि लीग ऑफ नेशंस के पास पावर्स रहेंगे प्रतिबंध लगाने के, सैंक्शंस के। और उन्होंने सैंक्शंस के बारे में कहा था कि सैंक्शंस आर मोर ट्रेमेंडस देन वॉर, यानी कि लड़ाई करने से भी बेहतर सोल्यूशन होगा सैंक्शंस का। उन्होंने कहा सैंक्शंस इज वेरी सिमिलर टू गला घोटना, राइट? किसी इंडिविजुअल को अगर समझ लीजिए उसको सफोकेट कर दे तो भैया वो अपने घुटनों पे आ जाएगा। कुछ उसी तरह की चीज है सैंक्शंस भी। सैंक्शंस में आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन लड़ाई किए बिना ही आप दूसरे पार्टी को उसके घुटने पे ला रहे हो। ये इंपॉर्टेंस बताई थी उन्होंने। इसके अलावा सैंक्शंस बहुत पहले से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना, बहुत अलग अलग टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया गया। जैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, इकोनॉमिक बॉयकॉट हो गया, एम्बार्गो हो गया, या फिर इकोनॉमिक कोएर्शन हो गया, इकोनॉमिक क्वारंटीन हो गया। अलग अलग टर्म्स में हम लोगों ने इसको देखा है थ्रू आउट 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रतिबंध हम लोग लगाते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक प्रतिबंध हम लोग लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कब होंगी, कब इफेक्टिव हो सकते हैं? देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, तभी इकोनॉमिक सैंक्शंस वुड बी इफेक्टिव। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं है, समझ लीजिए कि किसी पार्टी का बिहेवियर मुझे रेगुलेट करना है और मेरा उसका कोई ट्रेड का रिलेशन ही नहीं है, और मैं कहूंगा मैं तुझ पे सैंक्शंस लगा दूंगा, तो इफेक्टिव थोड़े ही होंगे? एब्सोल्युटली नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम दोनों के बीच एक बार्टर सिस्टम चल रहा है कि मैं आपके देश को चावल दूंगा, आप गेहूं दे दो, कुछ इस तरह की चीज, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। डिपेंडेंस है, इसीलिए मैं कहूंगा अगर मैं इस तरफ से मेरा एक्सपोर्ट रोकूंगा तो आपके ऊपर इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे राइस बहुत जरूरी यूज लगता है, आपकी प्रजा को लगेगा। तो ये होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपके सैंक्शंस चलेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस चलेंगे अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, और ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल अवेयरनेस इन बोथ द पार्टीज, एक्स एज वेल एज वाई, प्रेडोमिनेंटली वाई में जिसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। क्योंकि अगर मैंने प्रतिबंध लगाए हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमारी जनता को कि प्रतिबंध क्यों लगे हैं, क्योंकि ये अग्रेसर पार्टी, इसको रोकना है। और इस पे जब प्रतिबंध लगे हैं, यहां पे भी पॉलिटिकल अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता जो है वो समझे कि हम पे प्रतिबंध क्यों लगे हैं।
क्योंकि हमारी सरकार ने कुछ किया है तो सरकार से सवाल उठाए, यानी कि कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल हो जिससे कि सरकार एक्शन ले, जिससे कि उनका बिहेवियर रेगुलेट हो। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नेचर के सैंक्शन होने चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि सैंक्शंस हमेशा स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, पिन पॉइंटेड होने चाहिए, उसका इंटेंशन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सैंक्शंस लगा दी और अगर सामने वाली पार्टी का जो बिहेवियर है वो बदल ही नहीं रहा है, तो इवेंचुअली इट वुड लीड टू समथिंग कॉल्ड एज सैंक्शन फेटिक, कि सैंक्शन लग भी गए बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस होनी चाहिए जिससे कि इंपैक्ट हो और उस इंपैक्ट से बिहेवियर बदले। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस इफेक्टिव होंगे जब एक्शन होगी यूनानिमिटी की। फॉर इंस्टेंस स्पेशली जब इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है, जैसे मैं कहूंगा अब कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिविजुअल सैंक्शंस लगाए और ये तो यूएस करता ही है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 1960 से लेकर अभी तक यूएस ने कम से कम 500 से भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं अलग अलग देशों पे, और कई बार तो इसराइल पे भी लगाए हैं। अगेन जस्ट टू शो दैट, बट स्टिल बहुत सारे देशों पे इन्होंने प्रतिबंध लगाए। लेकिन यूएस के जो सैंक्शंस है वो इफेक्टिव कब होंगे? जब यूएस के जो पार्टनर्स है वो भी उसको फॉलो करेंगे, जब वो डर रहेगा। या फिर मैं कहूंगा अगर संयुक्त राष्ट्र से आ रहे हैं तो यूनानिमिटी होनी चाहिए। यूएन ने घोषणा कर दी कि प्रतिबंध लगने वाले हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरे पार्टनर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो उन सैंक्शंस का कोई फायदा ही नहीं होता। इसके अलावा कोलैटरल डैमेज कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है कि अगर सैंक्शंस में लगा दूं तो उसका भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा नुकसान कितना होगा ये जरूरी है कि कोलैटरल डैमेज कम होना चाहिए। आई हैव टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर डैमेज। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो सैंक्शंस कब चलेंगी? जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे तब इकोनॉमिक सैंक्शंस जरूर चलेंगे। और ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है इसकी लंबी हिस्ट्री भी है। जैसे मैं कहूंगा अगर 1960 से हम इसको एनालाइज करें, मोर और लेस 1960 से आज तक सैंक्शंस लगे हैं अलग अलग देशों पे, यूनाइटेड नेशंस के हो या फिर इंडिविजुअल सैंक्शंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अग्रेशन से कनेक्टेड ही लगे हुए हैं। जैसे 1960s में ओवर अग्रेशन, 1920 से 1960s तक इन 40 सालों में हम लोगों ने देखा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस ने प्रतिबंध लगाए, नॉट वेरी इफेक्टिव। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना, वहां पे भी प्रतिबंधों का कॉन्सेप्ट आया अग्रेशन के ऊपर ही। लेकिन 1960s में डीकोलोनाइजेशन से जुड़े हुए कई सारे प्रतिबंध लगे। 1990s के बाद फिर से अग्रेशन वॉरफेयर पे चल रहा है, लेकिन ये 1990s के बाद जो सैंक्शन लग रहे हैं ना, दैट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ये आपको समझने की जरूरत है। 1990 के बाद जो सैंक्शंस लगे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि 1980s 1990s में ग्लोबलाइजेशन बहुत स्तर में बढ़ चुका है और वर्ल्ड अभी एक कॉम्प्लेक्स वेब बन चुका है। मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक वेब बन चुका है। जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, वैसे हमारी सबकी कनेक्टिविटी हो चुकी है कि यूएस में अगर फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट है, चाइना के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, फ्रांस के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि किसी दूसरे देश ने कुछ किया, सभी के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स वेब में कनेक्टेड है। इसीलिए सैंक्शंस को हमें और भी ज्यादा समझने की जरूरत है। ठीक है, राइट। अब इसी के चलते कई सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि जो आजकल के वर्ल्ड में सैंक्शंस है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में है, वो एक बहुत बड़ा वेपन बन चुका है। इसीलिए इट हैज टू बी यूज्ड वेरी वेरी कॉशियस। जिसे रघुराम राजन कहते हैं, सैंक्शंस आर लाइक इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा रोजा ब्रुक्स है, वो कहती है कि अलग अलग स्टेट्स अभी इकोनॉमिक नेटवर्क्स को लेवरेज करते हैं सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस के प्रति भी। या फिर थॉमस राइट है, वो क्लियरली कहते हैं कि अगर दो देशों के बीच या फिर दो गुटों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई एक विकल्प तो है ही है, लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे हैं आजकल देश। लड़ाई के बदले दे वुड रादर गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, स्पेशली सैंक्शंस। क्यों? सैंक्शंस आर मच चीपर देन वॉर, यानी कि युद्ध से भी चीपर है ये सैंक्शंस। ये कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सैंक्शंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने ये देखा भी होगा 1960 से, मैंने बताया यूएस ने 500 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए अलग अलग देशों के ऊपर। ठीक है, इंडिया के ऊपर भी, जैसे 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे जरूर थे। ठीक है, अब अगर हम लोग एनालाइज करें कि हो क्या रहा है, सैंक्शंस की सक्सेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा रशिया के ऊपर फोकस नहीं है, बट इन जनरल इस डिस्कशन में हम लोग समझने वाले हैं कि सैंक्शंस रियली इफेक्टिव है क्या हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। आर दे रियली इफेक्टिव? यही हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। और इसको 3 केस स्टडी से देखिए। ठीक है, 3 केस स्टडी से, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। अब
नॉर्थ कोरिया एक ऐसा क्लासिक केस है जहां पे मैं कहूंगा सैंक्शंस हैव बीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव। अब ये क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सैंक्शंस कब चलेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस चलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, और अगर हम लोग नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले, आई वुड से नन ऑफ दीज फैक्टर्स दे सेटिस्फाई। कोई भी फैक्टर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि कोई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है। अगर समझ लीजिए यूएस ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा भी दिए तो कुछ नहीं हो रहा है। इवन यूएन सैंक्शंस विल नॉट वर्क ऑन नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने खुद को इंटीग्रेट किया ही नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम से। अब वहां पे पॉलिटिकल अवेयरनेस है नहीं उनके देश में। नॉर्थ कोरिया में एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है जहां पे इंफॉर्मेशन कंट्रोल की गई है, तो जनता का वहां पे एक टर्मोइल होना या फिर जनता का एक रेवोल्यूशन होना वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नेचर के सैंक्शंस लगे नहीं है। यूनानिमिटी ऑफ एक्शन इज मिसिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कहीं ना कहीं एक, मैं कहूंगा, बैकडोर एंट्री जरूर ढूंढ ली है अगेंस्ट दीज सैंक्शंस। क्योंकि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस इफेक्टिव होते तो वो न्यूक्लियर वेपन कैसे ही बना पाते, राइट? चाइना से मदद मिल रही है, चाइना से उन्होंने बैकडोर ढूंढ निकाला है, दूसरे रोग से जैसे पाकिस्तान से उन्होंने ढूंढ निकाला है एक बैकडोर एंट्री, तो दे हैव फाउंड आउट सम सॉर्ट ऑफ बैकडोर, यानी कि यूनानिमसली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया इज अ क्लासिक केस जहां पे मैं कहूंगा इकोनॉमिक सैंक्शंस हैव नॉट बीन वेरी इफेक्टिव। बट अगर हम लोग दूसरे केसेस की बात करें, जैसे ईरान की बात करें या फिर रशिया की बात करें, अगेन वहां पे भी आई वुडंट कॉल देम कंप्लीटली इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव सैंक्शंस है हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन क्या वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है? हम लोग ये भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं एक मिक्सचर जरूर चला। जैसे ईरान के केस में क्लासिकली हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, ईरान की न्यूक्लियर टेस्टिंग हैज बीन डिलेड। ईरान के ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसके बाद इवेंचुअली 2015 में ईरान साइंड जेसीपीओए, जॉइंट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग को हॉल्ट करते हैं। तो एक पार्शियल सक्सेस जरूर था ये इकोनॉमिक सैंक्शंस का। जैसे पहले यूएस ने भी इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, इसराइल की जो मिलिट्री एक्शन हुई ओवर पैलेस्टीनियन रीजन, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे। उसके बाद इसराइल ने एक स्टेप बैक जरूर लिया, अग्रेशन कम जरूर हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। सेम केस विद रशिया ऑल्सो। अब आप एक चीज आर्ग्यू करोगे, सर क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर इफेक्टिव हो रहे हैं? मैं कहूंगा इफेक्टिव भी है, इनइफेक्टिव भी रहे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस आर मिसिंग। जैसे कि देखिए, स्पेशली सैंक्शंस लगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े, उससे रशिया को फायदा मिला। लेकिन कहीं ना कहीं इन इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से रशिया को इंपैक्ट जरूर हुआ है, और ये हम लोग देख सकते हैं कि युद्ध इतना लंबा चला है। इनफैक्ट रशिया को बहुत सारे रिवर्सेस देखने पड़े। सभी ने ये एंटिसिपेट किया था जब फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, सबको लगा था यार 2-3 हफ्ते, एक महीने में कीव वुड सरेंडर और यूक्रेन वुड सरेंडर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू इकोनॉमिक सैंक्शंस इटसेल्फ, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस एक मिक्स्ड बैग रहा है। मैं नहीं कहूंगा इट हैज बीन कंप्लीटली सक्सेस और इट हैज बीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव, बट समवेयर अ मिक्स्ड बैग। सेम अप्लाइज फॉर रशिया एज वेल, कंप्लीटली अ मिक्स्ड बैग। तो इसीलिए इस पूरे डिस्कशन से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है आजकल की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा वो भी कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, क्योंकि सैंक्शंस लगाने से कोलैटरल डैमेज भी बढ़ा। जैसे आपने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए तो रशिया ने एनर्जी रोक दी यूरोप को, और अभी यूरोप भुगत रहा है। विंटर आ चुका है, यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस चल रही है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बहुत जगह बिजली भी कट रही है, रैशनिंग बताई गई है ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड, राइट? दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ कोलैटरल डैमेज। इसीलिए इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या वो कंप्लीटली आर्म्ड वॉरफेयर को रिप्लेस कर पाएंगे? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन इकोनॉमिक सैंक्शंस को ही हमें समझने की जरूरत है कि कैसे सैंक्शंस हम लोग अप्लाई करें, किस तरह के सैंक्शंस काम कर सकते हैं, किस तरह के सैंक्शंस काम नहीं कर सकते हैं। नया जो डेटा है, नया जो इंफॉर्मेशन है कि एम्बार्गोज इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कैसे चल सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक सवाल होगा कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कल को समझ लीजिए चाइना ने अग्रेशन दिखा दी ओवर ताइवान, क्या चाइना के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? अगर आर्थिक प्रतिबंध लग गए तो पूरे विश्व के ऊपर क्या परिणाम होगा? क्योंकि इसका कोलैटरल डैमेज इतना एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि
सप्लाई चेन हम लोगों ने देखा 2020 में वो प्रॉब्लम हुई, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो चाइना से बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों में नहीं गई। इनफैक्ट यूरोप में शॉर्टेजेस होने लगी, राइट? यूएस में शॉर्टेजेस होने लगी। तो विल दिस रियली वर्क ऑन चाइना? दैट इज अ क्लासिक केस स्टडी। इसको समझने की जरूरत है कि क्या सैंक्शंस एक इफेक्टिव टूल होंगे, और अगर हम लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं उसके प्रति भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, क्योंकि जो अगला कॉन्फ्लिक्ट होगा मैं कहूंगा चाइना उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, राइट, टू लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि चाइना के विवाद चल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, हो जो साउथ चाइना सी हो गया या फिर ताइवान के साथ हो गया। अगर कुछ इश्यूज हुए तो विल सैंक्शंस वर्क ऑन चाइना? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर चाइना प्रिपेयर्ड है, पूरे विश्व को भी उसका कोलैटरल डैमेज देना पड़ेगा, हमें भी भुगतान करना पड़ेगा, सभी को, नॉट जस्ट इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए सैंक्शंस इफेक्टिव है, लेकिन पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजिक सैंक्शंस हो तो, अब जैसे हम लोग बात कर सकते हैं देयर इज अ सैंक्शंस फेटिग नाउ, स्पेशली ऑन अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज पे हो गए प्रतिबंध लगे हुए, इनइफेक्टिव है। देयर इज अ सैंक्शंस फेटिग कि सैंक्शंस लगे भी है तब भी कुछ नहीं होता। नॉर्थ कोरिया क्लासिक एग्जांपल है सैंक्शंस फेटिग का। तो इसे और भी ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम लोग समझेंगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिवली टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आई वुड से लड़ाई से बेटर है इकोनॉमिक सैंक्शंस, इजंट इट? लेकिन अगर वो इफेक्टिव और भी बनेंगे देन इट विल हेल्प। साथ ही साथ एक रूल्स बेस्ड यानी कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सैंक्शंस रहेंगे, देन दैट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर वर्ल्ड पीस ऑल्सो, राइट? आई होप कि इस डिस्कशन में आपको समझ में आ चुका है सैंक्शंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है और कब वो काम कर सकते हैं। तो आर दे रियली इफेक्टिव? We have not ended up with a yes or no, but we have ended up with a maybe, and a lot more research is needed on that. That's the basic conclusion of this discussion also, right? अगर इस पे कोई भी अपडेट आएगी we will discuss that again, but right now that is it in this particular video. Thank you for watching this. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।